नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसका भाग 4 देखेंगे और आज हम लोग की पहली हेडिंग है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अनुबंधित श्रमिक मतलब इंडेंचर्ड लेबर। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना किस प्रकार से होता था, यानी क्यों लेकर जाया जाता था और उनसे क्या कार्य करवाया जाता था। यह 19वीं शताब्दी में भारत से बाहर मजदूरों को भेजने की एक श्रम प्रथा थी। यानी अनुबंधित श्रमिकों का जाना मतलब यह एक श्रम यानी मेहनत करने वाला प्रथा था, रीति रिवाज था, जिसमें लोगों को अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट ठेके के आधार पर विदेशी उपनिवेशों में काम करने के लिए भेजा जाता था। इसके बाद जो हमारा मुख्य बिंदु है यानी हेडिंग है, तो ये भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। इसके बाद पहला नंबर है कि आरंभ, यानी ये प्रक्रिया कब से आरंभ यानी इसकी शुरुआत कब से हुई। तो यह प्रणाली 1830 के दशक में शुरू हुई और 1917 में समाप्त हुई, यानी 1830 से 1917 तक चली थी। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश उपनिवेशों में जहां दास प्रथा समाप्त हो चुकी थी, दास प्रथा मतलब गुलामी, तो वहां पर मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए भारत से श्रमिक भेजे गए। यानी जहां पर दास प्रथा यानी गुलाम बना कर के लोगों को काम करवाया जाता था, तो दास प्रथा समाप्त हो गई, तो वहां पर मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए भारत से श्रमिकों को भेजा गया। इसके बाद कहाँ कहाँ भेजे गए, यानी कहाँ कहाँ भारत से श्रमिकों को भेजा गया। तो मॉरिशस यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके दक्षिण में पूरब साइड में एक देश है, सबसे पहले एक मेडागास्कर द्वीप है, उसके बगल में मॉरिशस देश है। फिर उसके बाद फिजी हो गया, ओसेनिया महाद्वीप जिसे ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद सूरीनाम भेजा जाता था, दक्षिणी अमेरिका, त्रिनिदाद, गयाना, ये सब के सब दक्षिण अमेरिका के देश हैं। और अफ्रीका महाद्वीप यानी अफ्रीका के देशों में भी भेजा जाता था। तो यहाँ पर भारतीय श्रमिकों को भेजा जाता था कार्य करने के लिए। फिर इसके बाद श्रमिक कौन थे, यानी कहाँ के लोग जाने वाले थे। तो ज़्यादातर श्रमिक गरीब किसान और मजदूर विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे इलाकों से थे। यानी जो श्रमिक थे वो यूपी बिहार तो पहले से ही काफ़ी पिछड़ेपन का आधार रहा है, आज भी बिहार में बहुत अधिक गरीबी है। तो बिहार से और उत्तर प्रदेश, इसके बाद तमिलनाडु जैसे इलाकों से श्रमिक जाते थे कार्य करने के लिए। इसके बाद अनुबंध की शर्तें, यानी क्या शर्त लगाई जाती थी, यानी जब लोगों को लेकर जाया जाता था उनके घर से, तो उन्हें कुछ शर्त दिया जाता था। वो शर्त क्या होती थी, श्रमिकों को 5 साल के लिए अनुबंधित किया जाता था, यानी एग्रीमेंट कर लिया जाता था कि आपको 5 साल तक क्या करना है, कार्य करना है। और वादा किया जाता था कि उन्हें वेतन दिया जाएगा, उनको रहने के लिए आवास मिलेगा और खाने के लिए भोजन। लेकिन असल में यानी वहाँ जाने के बाद उन्हें बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था और बहुत अधिक समस्या उत्पन्न होती थी, बहुत प्रताड़ित किया जाता था लेकर जाने के बाद। और इसका परिणाम क्या हुआ, इन श्रमिकों ने जिन देशों में काम किया वहाँ भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा और भारतीय धर्म फैलाए। ये तो साधारण सी बात है कि हम लोग जहाँ भी जाएंगे तो अपना रीति रिवाज यानी अपनी ही छाप छोड़ेंगे। तो ये श्रमिक जहाँ पर गए वहाँ पर अपनी पहचान बनाए, अपनी संस्कृति। आज भी इन देशों में भारतीय मूल की आबादी पाई जाती है, यानी आज भी इन देशों में भारतीय मूल यानी भारत के रहने वाले लोग पाए जाते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार V.S. नायपाल का। इसके बाद आप लोग ये भी नाम सुने होंगे क्रिकेट के वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट खिलाड़ी शिव नारायण चंद्रपाल और राम नरेश सरवन जैसे लोगों को।
तो इन लोगों का नाम देखिए, जैसे अगर कहा जाएगा तो शिव नारायण चंद्रपाल, ये नाम शिव जी का, भगवान शिव जी का नाम, ये हम भारतीयों के लिए ही ऐसा नाम रखा जाता था। इसके बाद राम हो गया, नरेश हो गया, सरवण हो गया, तो ये सब जो नाम हैं ये भारत में ही रखे जाते थे। तो ऐसा नाम वेस्ट इंडीज़ में यानी अमेरिका महाद्वीप में कैसे चला गया? तो इसलिए क्योंकि भारत के लोग ही जाकर वहाँ पर बसे थे और वहीं पर अपनी संस्कृति छाप बना दिए, तो इसके वजह से इन लोगों के नाम ऐसे रहते हैं। इसके बाद आज भी इन देशों में भारतीय मूल की आबादी पाई जाती है, आज भी पाई जाती है और भविष्य में भी रहेगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे विदेश में भारतीय उद्यमी, ये क्या चीज़ होता है? यानी विदेश में रहने वाले भारत के बड़े बड़े लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं, या किसी कंपनी का सीईओ रहते हैं, तो उन्हें, या मालिक रहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि विदेश में भारतीय उद्यमी, यानी भारत के रहने वाले हैं लेकिन विदेश में अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ कि भारत के लोग विदेश में कैसे चले गए? तो 19वीं शताब्दी में फसलों को उगाने के लिए तथा यूरोप में कच्चे माल की आपूर्ति के लिए अफ्रीका तथा एशिया में निवेश किए जाने लगे। यानी जब उद्योग यानी इंडस्ट्रीज़ का स्थापना हो गया यूरोप में, तो वहाँ पर कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी, और कच्चे माल को उगाने के लिए जो हम लोग का एशिया है और अफ्रीका है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर निवेश किया जाने लगा, यानी खेती को बढ़ावा दिया जाने लगा। बड़े बागानों में निवेश के लिए बाजार और बैंकों से वित्तीय सहायता मिल जाती थी, लेकिन छोटे किसानों के सामने यह बड़ी चुनौती थी। तो बड़े कार्य के लिए तो बड़े लोगों को पैसा आज भी मिल जाता है, वो 2-4 हज़ार करोड़ घोंट कर बैठ जाएंगे तभी उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन पीसते हैं सिर्फ गरीब लोग। तो समस्या केवल किसानों के सामने थी। इसके बाद अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। हैदराबाद के सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे जा पहुँचे थे। यानी जो हम लोग का हैदराबाद है, जिसकी राजधानी तेलंगाना है, तो हैदराबाद में सिंधी परिवार के लोग यानी सिंधी जो व्यापारी थे, ये लोग यूरोपियों से भी आगे पहुँच चुके थे बिजनेस करने में। इसके बाद 1860 ईस्वी के दशक से उन्होंने विश्व भर के बंदरगाहों पर अपना बड़ा बड़ा एम्पोरियम खोल दिया। 1860 ईस्वी के दशक में उन्होंने पूरे विश्व के बंदरगाह का मतलब जहाँ पर पानी वाली बड़ी बड़ी जहाज़ें आकर रुकती हैं उसे बंदरगाह कहा जाता है, तो वहाँ पर उन्होंने अपना बड़ा बड़ा एम्पोरियम खोल दिया। एम्पोरियम मतलब होता है यह एक बहुत बड़ी बाज़ार या दुकान होती है जहाँ अलग अलग प्रकार की वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। तो एम्पोरियम अगर कह दिया जाएगा, मान लीजिए अगर आ गया कि पांडे जी ग्लास एम्पोरियम, तो ग्लास मीन्स कांच होता है, यानी शीशा से संबंधित पांडे जी के दुकान पर सभी सामानें मिलेंगी। एम्पोरियम का मतलब उससे रिलेटेड सब कुछ सामान मिलेगा। इसके बाद इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय तथा विदेशी चीज़ें मिल जाती थी। यानी जो एम्पोरियम होते थे वहाँ पर सैलानी लोग आते थे और उनको आकर्षक स्थानीय यानी जो लोकल चीज़ें होती थीं तथा विदेशी वस्तुएं भी मिल जाती थी। यह एक बहुत ही सुरक्षित और आरंभिक कारोबार था और दिन प्रतिदिन सैलानियों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। अब देखेंगे सैलानी व्यक्ति कौन होता है, तो सैलानी का मतलब वह व्यक्ति होता है जो घूमने या किसी स्थान को देखने के लिए आता जाता है, यानी एक प्रकार का इसे पर्यटक कहा जा सकता है। यानी जो सैलानी होते वो जैसे हम लोग टूर पर जाते हैं तो हम लोग सैलानी कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये रहा हमारा विदेश में भारतीय उद्यमी किस प्रकार से गए और बस गए। तो ये 1860 के दशक में। अब बताइए 1857 में भारत में क्रांति हो गई और सिंधी इतने समृद्ध संपन्न थे, उन्होंने कोई भाग ही नहीं लिया। इस प्रकार से हमारा देश गुलाम ही रह गया। नहीं तो 1947 से पहले ही 1857 में ही हम लोग का देश क्या हो गया होता, आज़ाद हो गया होता।
यानी 90 साल पहले ही आज़ादी मिल गई होती, लेकिन क्या करेंगे, हर क्षेत्र में कोई न कोई रहता है जो हम लोग का सहयोग नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये रहा हम लोग का भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, और इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।